हमने ये पढ़ा था कि जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए कि क्या था, 1/f इज इक्वल टू n रिलेटिव माइनस 1, यानी कि n लेंस अपॉन n सराउंडिंग माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखो एक चीज है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है, ये केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस जो है ये केवल लेंस के प्रॉपर्टीज पे डिपेंड नहीं करता, उसके साथ साथ आने वाली रे की वेवलेंथ क्या है, आने वाली वेव की वेवलेंथ क्या है, उन पे भी डिपेंड करता है। एक हम कोचीज फॉर्मूला नाम से हम पढ़ते हैं, एक कोचीज फॉर्मूला होता है जो हमें ये बताता है कि एक सीरीज होती है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम है उसमें कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ये सीरीज चलती रहती है, इसको छोड़ो आप, ए बी कांस्टेंट्स हैं। लेकिन इससे एक चीज हमारी समझ में आनी चाहिए कि इफ लैम्डा इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस। उसी ग्लास का, उसी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर की लाइट के लिए अलग अलग होगा। अब जो विजिबल लाइट है हमारी, दैट इज विबग्योर। विबग्योर के बारे में पता है ना, वॉयलेट से रेड। तो देखिए विबग्योर में क्या होता है, सुनो, एक स्पेक्ट्रम होता है कि इधर चलेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और इधर चलेंगे तो वेवलेंथ बढ़ती है, इस तरह से। यहां बीच में होता है विजिबल लाइट वाला पार्ट, जो विबग्योर ऐसे होता है। ये एक दिमाग में रहना चाहिए डायग्राम। रेड से इधर आ जाता है इंफ्रारेड एंड वॉयलेट से उधर चला जाता है अल्ट्रावायलेट। सनलाइट में तीनों तरह की रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड। आपसे मैं पूछूं, बताओ अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड में किसकी वेवलेंथ ज्यादा है और किसकी वेवलेंथ कम है? डायग्राम देख के बताओ। इंफ्रारेड की वेवलेंथ ज्यादा। हाँ, इंफ्रारेड की वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि वॉयलेट और रेड में, या ब्लू और रेड को मैं कंपेयर करता हूं, अक्सर कंपैरिजन इन दो के बीच में होता है, ब्लू और रेड में। ब्लू और रेड में किसकी वेवलेंथ ज्यादा है? ऊपर से दिख रहा है हमें, रेड की। रेड की। तो अब एक लेंस है, एक बार उस पर ब्लू लाइट आती है, एक बार उस पर रेड लाइट आती है, किसके लिए लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा? कोचीज फॉर्मूला जो है इधर से आप बताइए। लैम्डा जिसका कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लिए ज्यादा होगा, ठीक है। ठीक है, एक बच्चे ने जवाब भेजा है, लैम्डा जिसका कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। लैम्डा कम किसका है? ब्लू का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस ज्यादा किसके लिए होगा? ब्लू के लिए। आया क्या यहां तक समझ में? बताओ एक बार, क्या ये देखना आ रहा है फॉर्मूला किस तरह से हमें अप्लाई करना है? ठीक है। अब लेंस मेकर फॉर्मूला पे चलो। लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला कहता है कि अगर n ज्यादा होगा तो 1/f ज्यादा होगा कि कम होगा? n ऑफ लेंस अगर ज्यादा होगा किसी पर्टिकुलर वेव के लिए तो 1/f ज्यादा होगा कि कम होगा? बताओ। कम होगा। नहीं 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 नहीं, n ज्यादा होगा तो 1/f ज्यादा होगा, तो f कम होगा। आप देखो, आप इकट्ठा करो इन चीजों को। मैं दो लाइट्स को कंपेयर कर रहा हूं, मैं ब्लू और रेड, दो लाइट्स को कंपेयर कर रहा हूं, ब्लू को और रेड को। अक्सर कंपैरिजन इनमें होता है। ब्लू की जगह आप वॉयलेट भी ले सकते हो, वॉयलेट और रेड को भी आप कंपेयर कर सकते हो, एक ही बात है। हमारी आंखें ज्यादा सेंसिटिव होती हैं ब्लू के रादर देन वॉयलेट, तो हम ब्लू और रेड का कंपैरिजन कर लेते हैं। अब देखो ब्लू रेड दोनों में सबसे पहली बात, लैम्डा। लैम्डा किसके लिए ज्यादा है बताओ, यहां से देख के किसके लिए ज्यादा है लैम्डा? रेड। रेड के लिए मोर और इसके लिए लेस। लैम्डा के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां से देख के जिसका लैम्डा ज्यादा होगा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस कलर के लिए कम होगा। तो लैम्डा ज्यादा रेड के लिए है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का इस कलर के लिए कम होगा और इस कलर के लिए ज्यादा होगा। आया कि नहीं आया समझ में यहां तक? ठीक है।
इसके बाद n लेंस के बाद अब 1/f में n लेंस ऊपर आ रहा है, तो n लेंस जिसके लिए ज्यादा होगा 1/f भी उसके लिए ज्यादा होगा और दूसरे के लिए कम होगा। और फिर मैं यहां से लिखूं f, 1/f जिसके लिए ज्यादा होगा, f उसके लिए ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा, बिल्कुल ठीक है। 1/f जिसके लिए ज्यादा होगा, f उसके लिए कम होगा, यानी कि ब्लू के लिए तो फोकल लेंथ कम है और रेड के लिए फोकल लेंथ ज्यादा है। क्या ये इतनी बात आ गई है समझ में आपको? ब्लू के लिए फोकल लेंथ कम है और रेड के लिए फोकल लेंथ ज्यादा है। इस चीज को ऑब्जर्व किया जाता है कहां पे? देखो, अगर मान लो ये कोई लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस, अगर ये कोई भी लेंस है कन्वर्जिंग लेंस और इस पे व्हाइट लाइट आ रही है, आपको ये पता रखना है, ये न्यूटन ने बताया था पहली बार कि व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ दीज 7 कलर्स विबग्योर। न्यूटन ने बताया था अपने प्रिज्म वाले एक्सपेरिमेंट से कि यहां से मान लो एक व्हाइट लाइट चल के आई, विबग्योर कलर चल के आ रहे हैं, तो भाई बताओ इन्फिनिटी से अगर रेज आती हैं तो फर्स्ट फोकस पे मिलेंगी कि सेकंड फोकस पे? बताइए, कल पढ़ाया था। सेकंड। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो रेज आके सेकंड फोकस पे मिलेगी। ये कन्वर्जेंट लेंस है, कन्वर्जेंट लेंस का सेकंड फोकस आगे होता है कि पीछे होता है? कन्वर्जेंट लेंस आगे, ये कन्वर्ज तो कराएगा, कन्वर्ज कराएगा तो आगे मिलेंगे। लेकिन अब कलर्स फैल जाएंगे, अब कलर्स सेपरेट हो जाएंगे। क्यों? आप देखो, ब्लू का फोकल लेंथ ब्लू की कम है, रेड की फोकल लेंथ ज्यादा है, तो यहां से ना कलर सेपरेट होंगे। जो रेड कलर होगा वो तो दूर जाके मिलेगा, जो रेड कलर होगा वो तो दूर जाके मिलेगा, यहां ये तो रेड कलर हुआ। और जो ब्लू कलर होगा वो थोड़ा पास मिलेगा, क्योंकि ब्लू का फोकस कम है। वॉयलेट और भी पास मिलेगा, ये ब्लू है। और यहां पे आपको यही जो एक पॉइंट इमेज बननी चाहिए थी, वो एक ब्लर्ड इमेज बन जाएगी जो कि कलर्स में बिखरी होगी। और इस तरह वो कलर होंगे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड लास्ट रेड। ये बताओ क्या ये कलर सेपरेशन आ गया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, ये असल में फैल गई इमेज, एक पॉइंट इमेज बननी थी, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे, उससे रेज आ रही है, पॉइंट इमेज बननी थी। इस कमी को बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन या क्रोमेटिक डिफेक्ट। क्रोमेटिक एब्रेशन या क्रोमेटिक एब्रेशन या डिफेक्ट एक ही बात है। क्रोमेटिक मतलब कलर्स सेपरेट हो जाना, तो ये वाला जो कलर सेपरेशन वाला काम है, इसको दूर करने के जो तरीके होते हैं उनमें यूज किया जाता है ए क्रोमेटिक डबलेट। उस डबलेट में क्या करते हैं, एक ऐसा लेंस है, उसके आगे एक ऐसा लेंस चिपका देते हैं, ये कॉन्वेक्स ये कॉन्केव। अब एक ने कलर फैलाया, दूसरा कलर समेट देगा, इसको बोलते हैं ए क्रोमेटिक डबलेट। जो आपके टेलीस्कोप वगैरह होते हैं देखने के लिए, उनमें बाहर से तो व्हाइट लाइट आती है, अगर सिंगल लेंस होगा तो फैल जाएगी चीजें। तो हम पढ़ते हैं जब तो सिंगल लेंस पढ़ लेते हैं, लेकिन जब असल में जो देखा जाता है प्रैक्टिकली तो सिंगल लेंस नहीं होता, हर एक सिंगल लेंस की जगह वहां डबलेट होते हैं, ताकि इन कलर वाली दिक्कत वहां पे ना आए। तो आप बताओ, लेंस मेकर फॉर्मूला से आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई कि क्रोमेटिक एब्रेशन क्या है और कैसे इसको दूर किया जाता है बाय यूजिंग ए क्रोमेटिक डबलेट? हम ये बोलिए, क्लियर हुआ ये क्रोमेटिक एब्रेशन? बोलिए, क्या कलर्स पहचानने आ गए, कौन पीछे मिलेगा कौन आगे मिलेगा, इस तरह? ठीक है, आगे देखिए। अभी ऐसे ही मैं अगर एब्रेशंस की बात करूं तो एक और डिफेक्ट होता है, स्फेरिकल डिफेक्ट या स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल डिफेक्ट या स्फेरिकल एब्रेशन, इसका क्या मतलब है? स्फेरिकल एब्रेशन का क्या मतलब होगा? देखिए, पीछे आपने अभी हमने क्रोमेटिक डिफेक्ट पढ़ा, क्रोमेटिक एब्रेशन पढ़ा।
ऐसे ही स्फेरिकल एब्रेशन ये थोड़ा रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। क्या हमने पेरेक्सियल रेज पढ़ी थी कहीं पे? पेरेक्सियल रेज। तो एक चीज मैंने जब रिफ्लेक्शन स्टार्ट किया शुरू में तो ये भी बताया था कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर मार्जिनल रे आए तो पोल से भी निकल सकती है। पढ़ाया था ये वाला क्वेश्चन, करवाया था एक बार। यस सर। 60 डिग्री पे अगर रेज आती है तो होता क्या है, पास जो रेज होंगी वो तो सारी फोकस पे मिलेंगी, पास जो रे होंगी वो तो सारी की सारी फोकस पे ही मिलेंगी। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई पे रे आएंगी असल प्रैक्टिकल लेंस में, प्रैक्टिकल मिरर में, वो थोड़ा दूर मिलने लग जाती है, यूं इस तरह से। तो ये जो यहां इमेज बननी थी, ये ब्लर्ड इमेज फैल के यहां तक हो जाती है। इस कमी को बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। तो एब्रेशन का मतलब होता है डिफेक्ट। क्रोमेटिक एब्रेशन, स्फेरिकल एब्रेशन, क्या इनका मतलब आपको समझ में आ गया है कि नहीं? ठीक है, क्लियर हुआ? चलो तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए, आप अपनी बुक में देखो एक बार, हम ये जो बुक के ये वाले जो टॉपिक्स है ना इस तरह के, मोर टू नो, मोर टू नो, एनसीईआरटी बुक में कई जगह ये स्प्रिंग सा लगा के मोर टू नो दिए रहते हैं। इनमें हर एक में कोई ना कोई अच्छा पॉइंट होता है, ये आप जरूर पढ़ के चलें। अच्छा, अब बात आती है कि ये जो लेंसेज होते हैं इनमें कौन सा लेंस कैसी इमेज बनाता है। तो इसके लिए मैं आपसे ये कहूंगा, एक बार आप इस टेबल पे आओ, पेज नंबर 178, टेबल 10.4, पेज नंबर 178, टेबल 10.4 मिल गया आपको? बताइए, पेज नंबर 178 बुक में टेबल 10.4 एनसीईआरटी बुक में मिली कि नहीं मिली टेबल? यस सर मिली। ठीक है, एक बार ये टेबल समझते हैं कि भाई ये क्या है, किस तरह से बनेगा। आपने लेंस लिया कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस मतलब दोनों तरफ से कॉन्वेक्स शेप है। अब देखो, चलना चलाना हमने आपको रिफ्लेक्शन में भी बताया है, यहां भी बड़ा आसान है एक तरीके से, अगर आप याद रख लेंगे तो। मान लो इसकी फोकल लेंथ है एफ, तो एफ पॉजिटिव होगा। अब 4 ठिकाने बना लो, यहां बताओ सेकंड फोकस होगा कि फर्स्ट फोकस होगा? इधर इसका कन्वर्जेंट सेकंड, और यहां फर्स्ट। एक इससे डबल डिस्टेंस पे चलो 2f2, और एक इससे डबल डिस्टेंस पे 2f1। एक इधर माइनस इंफिनिटी बोल दो या बहुत दूर, और एक इधर बोल दो आप इंफिनिटी। ये आपने कुछ ठिकाने लिए। अब देखो वही चीज है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। नेचर मतलब उसमें कई बातें हैं, रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, मैग्निफाइड है, डिमिनिश्ड है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, एट इंफिनिटी। अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहां बनती है बताओ? F1 पे कि F2 पे? F2। उधर इमेज बनी है, उधर तो रियल होगी कि वर्चुअल होगी? मिरर में उधर बनती थी अरे सुनो, मिरर में उधर बनती थी वर्चुअल इमेज, लेंस में तो रे उधर ही निकलनी है, और अगर रे उधर बनी है तो वो रियल ही होगी। ठीक है, सही है, रियल। तो उधर जो इमेज बनेगी, लेंस और मिरर में थोड़ा अलग है, रियल। अब ये बहुत दूर है, ये बहुत पास है, बहुत पास है तो डिमिनिश, छोटी सी इमेज बनेगी। अब बात आती है कि इरेक्ट होगी कि इन्वर्टेड होगी। इरेक्ट होगी कि इन्वर्टेड। एक चीज मैंने आपको रिफ्लेक्शन में बताई थी, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज का नेचर सेम हो तो इन्वर्टेड होती है, और नेचर अपोजिट हो तो इरेक्ट होती है। रियल की रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, और रियल की वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है। बताओ पढ़ाया था कि नहीं है? यस सर। ठीक है, तो ये रियल ऑब्जेक्ट है और रियल इमेज है, तो ये कैसी होगी? इन्वर्टेड। ये आपकी होगी इन्वर्टेड। और नहीं तो आप उस फॉर्मूले से भी जा सकते हो, m यहाँ पे v/u होता है, m v/u होता है, v उधर है, u इधर है, तो अपोजिट सारे डायरेक्शन में है, तो ये m नेगेटिव आएगा। अच्छा, इसके बाद इसको चलाते हैं। अब ऑब्जेक्ट लेते हैं बियॉन्ड 2f1, यानी कि इंफिनिटी टू 2f1। एक बात ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन में ऑब्जेक्ट और इमेज अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन में सेम डायरेक्शन में। तो चलाओ,
जैसे ये ऑब्जेक्ट यहां से चलेगा, इमेज, ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, ऊपर ही बना दिया मैंने वैसे ही दिखाने के लिए, एक चीज समझाने के लिए। तो जैसे ये चलता है, इसके डर के मारे ये भी भाग लेती है इमेज की, भाई आ रहा है पीछे पीछे। अगला ठिकाना इसका क्या है, 2f2, और इसका अगला ठिकाना क्या है, 2f1। तो ये माइनस इंफिनिटी से 2f1 पे गया, तब तक वो इमेज f2 से कहां चली जाएगी, 2f2 पे। अब देखो उधर ही इमेज है तो रियल है, रियल की रियल इन्वर्टेड होती है। और आगे बताओ, डिमिनिश मतलब छोटी होगी कि बड़ी होगी, डिमिनिश। हाँ स्मॉल बोल दिया मैंने, स्मॉल साइज, ठीक है। हो क्या रहा है, देखो ये पीछे से तेज भागा आ रहा है, वो इमेज धीरे धीरे चल रही है। हो क्या रहा है, आप समझो इस चीज को, ये बड़ा तेज भाग रहा है इस उम्मीद में कि शायद पकड़ लूं, वो अभी धीरे धीरे चल रही है। 2f2 पे जब आती है तो वो मुड़ के देख लेती है कि भाई ये तो भागा आ रहा है, और 2f2 पे उसको देखते ही ये तेज भाग लेगी और वो बेचारा वो बीच छोड़ देगा और वो धीरे धीरे चलने लग जाएगा। तो बस ये होना है, ये स्टोरी आ गई ना समझ में क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो देखो यही होना है और कुछ होना ही नहीं है। जैसे आप मिरर में देखते थे तो मिरर में क्या होता था, पहले ऑब्जेक्ट तेज चल के आता था, इमेज धीरे धीरे चलती थी, सेंटर पे उनकी मीटिंग होती थी, उसके बाद पता नहीं क्या होता है, ऑब्जेक्ट धीरे चलने लगता है और इमेज भाग लेती है और लास्ट तक वो रुकती नहीं है। तो यहां भी उसी तरह का सिस्टम है, जब ये 2f1 पे होगा तो इमेज बनेगी 2f2 पे, उधर है तो रियल है, साइज सेम हो जाएगा क्योंकि बराबर दूरी पे है, और ये इन्वर्टेड ही होगी, ये है। उसके बाद जब ये 2f1 से f1 पे चलेगा, अब ये तो इसने तो हिम्मत छोड़ दी है, धीरे धीरे हो गया, इमेज भाग जाएगी 2f2 से अगला ठिकाना इंफिनिटी, 2f2 से और अगला ठिकाना इंफिनिटी, और वहां रियल होगी साइज, क्योंकि वो तेज भाग रही है, देखो ये जरा सा चला और वो बहुत ज्यादा कवर कर गई, तो ये मैग्निफाइड होगी, बड़ी इमेज होगी, एंड इन्वर्टेड ही होगी। आपको कल भी पढ़ाया गया था कि F1 वो पोजीशन है जहां अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो इमेज कहां पहुंच जानी चाहिए, इंफिनिटी पे। तो ऐसा ही तो हो रहा है, F1 पे जब आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो इमेज गई इंफिनिटी पे, और जब आप F1 टू लेंस चलोगे, F1 टू लेंस, तो इमेज अब इंफिनिटी से आगे धरती गोल है, पीछे से आएगी और इमेज चल के आएगी इधर, पूरा कवर कर जाएगी माइनस इंफिनिटी टू लेंस। अब इधर इमेज है तो वर्चुअल, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज इरेक्ट होगी, एंड बहुत तेज चल के आ रही है तो ये मैग्निफाइड होगी। क्या आप ये बताओ, क्या ये पूरा चलना चलाना समझ में आ गया? यस सर। इसमें जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो यहां से हमें याद रखना चाहिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है क्या, कि रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं, रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच में कितना कम से कम सेपरेशन हो पाया है। देखो शुरू में तेज भाग रहा है, वो धीरे चल रही है, पीछे वाला तेज भाग रहा है, आगे वाला धीरे चल रही है, तो बताओ सेपरेशन कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? शुरू में आगे वाली धीरे चल रही है, पीछे वाला तेज भाग रहा है, सेपरेशन कम हो रहा है ना। 2f2 पे उसने मुड़ के देख लिया कि आ रहा है, तो वो तेज भागने लगी और ये धीरे हो गया, तो सेपरेशन फिर से बढ़ने लगा। तो मिनिमम सेपरेशन किस वक्त है, जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे है और इमेज 2f2 पे है। ये दूरी 2f और ये दूरी भी 2f। तो आप बताएं मिनिमम सेपरेशन किस समय है ना, कितना है मिनिमम सेपरेशन? 4f। ये रिजल्ट बड़ा काम का है। अभी ये टेस्ट हो लेता, उसके बाद में इसका यूज आपको बताऊंगा। हम उम्मीद करें कि वो डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है, हम उम्मीद करें कि उस पर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन ना आए टेस्ट में, क्योंकि अभी देखो इस बार हमने कहा कि हम थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी बहुत सी बातें कवर करके जा रहे हैं ताकि हो सके तो पेपर उनमें से आ जाए। तो ये देखो, हाँ ये डायरेक्ट आ सकता है कि एक रियल ऑब्जेक्ट और उसकी रियल इमेज बनी है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो बताओ मिनिमम सेपरेशन कितना हो सकता है कम से कम उनके बीच में? तो कितना होगा? 4f। समझ में आया? ठीक है। मैंने एक आपके लिए यार एक पेपर बनाया था 13 सवालों का, बट वो मैं अभी इसी पे
बट क्योंकि वो गूगल फॉर्म पे तो लेना नहीं है, तो इसलिए वो फिर ले कैसे हम आपका वो टेस्ट? कब कब देना चाहोगे? तो ये भी है ना, अब आपका पेपर ही है कल, तो परसों फिर वो पेपर है। केवल 13 क्वेश्चन है। क्या मैं आपको वैसे दे दूं असाइनमेंट के तौर पे? दे दो सर। फिर उसमें पता कैसे लगेगा मुझे किसका कितना स्कोर हुआ है? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे क्या करना होगा। और अगर मैं गूगल फॉर्म पे लूं तो फिर वही बात है, आपको ध्यान से अपना अपना बस एंट्री देनी है, ठीक है ना? कोई गलत कुछ नहीं लिखेगा। देखता हूं मैं उसमें आगे। अच्छा, इसके बाद सुनो, ऐसा काम जब आप कॉनकेव लेंस के लिए करोगे तो बहुत छोटी सी टेबल बनेगी। मैं केवल रियल ऑब्जेक्ट ले रहा हूं। कॉनकेव लेंस जब आप लोगे, बताओ इसका सेकंड फोकस किधर है? नेगेटिव साइड। हाँ, एंड इसका फर्स्ट फोकस होगा इधर। तो इसमें इतना छोटा सा काम है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज यहां F2 पे, और दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे। मैं रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं केवल। जितनी देर में ऑब्जेक्ट यहां से यहां चल के आएगा, इमेज यहां से यहां ही चलेगी, सीधी चलनी, और लेंस तक जाते जाते दोनों मिलेंगे। यानी कि पूरे रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा इमेज फोकस से और लेंस के बीच में बनी है। कैसी इमेज है ये? रियल है कि वर्चुअल है? वर्चुअल। वर्चुअल है। रियल की वर्चुअल इमेज इरेक्ट होगी कि इन्वर्टेड? इरेक्ट। इरेक्ट। ये बहुत ज्यादा चल के आए, थोड़ा सा चली, तो इसका मतलब साइज डिफरेंस। तो इसकी टेबल तो एक बार में खत्म हो जाती है। आप ये वाली टेबल देखो, पेज नंबर 179 पे टेबल 10.5 आ गया क्या समझ? यस। ठीक है। ये रिजल्ट हमें याद रखना है। ये रिजल्ट हमें याद रखना है कि एक कॉनकेव लेंस रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। ये रिजल्ट हमें याद रखना है। अच्छा सुने, इसके बाद आपके जो 2-3 सॉल्व एग्जांपल है बुक में, वो जरूर कर लेना, ताकि एक बार ये लेंस फॉर्मूला की प्रैक्टिस हो। अब अगले टॉपिक पे हम चलते हैं, पेज नंबर 183, पावर ऑफ अ लेंस। भाई लेंस फॉर्मूला की प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल 10.3 और 10.4 ये जरूर कर लेना। एग्जांपल नंबर 10.3 है, सोल्ड एग्जांपल है, तो आपको देख लेने हैं कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ है। एग्जांपल 10.3 एंड 10.4 को डाउट आए तो आप पूछना। अब अगला टॉपिक पावर ऑफ ए लेंस मिल गया, पेज नंबर 183 पे। यस सर। ठीक है। पावर ऑफ ए लेंस का मतलब सुनिए क्या है। पावर का मतलब है कि कोई लेंस किन्हीं रेज को कितना कन्वर्ज करवा पा रहा है या कितना डाइवर्ज करवा पा रहा है, उसे बोलते हैं पावर। जो लेंस कन्वर्ज करवाते हैं रेज को, उनकी पावर बाय कन्वेंशन पॉजिटिव होती है, और जो लेंस डाइवर्ज करवाते हैं उनकी पावर बाय कन्वेंशन नेगेटिव होती है। जैसे मैंने अभी एक लेंस बनाया था, उसमें व्हाइट लाइट डाली एक ही लेंस में। जो ब्लू लाइट है वो तो यहां सिमट गई थी, और जो रेड लाइट है वो थोड़ा दूर। तो आप बताओ इस लेंस ने किन रेज को ज्यादा कन्वर्ज किया है, ब्लू को या रेड को? ब्लू को ज्यादा वेट कर दिया, यानी कि पावर ऑफ लेंस ब्लू के लिए ज्यादा होगी और रेड के लिए कम होगी। दूसरी बात, ये कन्वर्जेंट लेंस है तो इनकी पावर पॉजिटिव होगी, कन्वर्जेंट लेंसेज की पावर पॉजिटिव होगी। पावर को डिफाइन सिंपली कैसे फोकल लेंथ की टर्म्स में दिया जाता है, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कन्वर्जेंट लेंसेज की, कन्वर्जेंट लेंसेज की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो पावर भी पॉजिटिव होगी, और फोकल लेंथ नेगेटिव होती है डाइवर्जेंट लेंसेज की तो पावर भी नेगेटिव होगी। क्लियर ना भाई? जो ये कन्वर्जेंट लेंसेज है इनकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव फॉर्मूले से, और फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव होगी। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने ये भी देखा था, ब्लू की फोकल लेंथ कम है और रेड की फोकल लेंथ ज्यादा है,
तो ब्लू की फोकल लेंथ कम है तो पावर ब्लू की क्या होगी इस फॉर्मूले से? ब्लू की फोकल लेंथ कम है तो पावर ज्यादा होगी। वही आपने बिना फॉर्मूला जाने भी बता दिया, आपने तो अपनी समझ से बता दिया कि भाई ज्यादा कन्वर्ज किया है तो ब्लू के लिए लेंस की पावर ज्यादा होगी। बताइए क्या यहां तक आया ये समझ में? पावर होती क्या है, कैसी टर्म है? ठीक है। यस सर। अब पेज नंबर 184 पे चलिए। पेज नंबर 184 सबसे ऊपर ही लिखता है द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज डायोप्टर। इसकी जो यूनिट है एसआई यूनिट ऑफ ऑप्टिकल पावर, वैसे तो पावर की यूनिट वॉट होती है, ऑप्टिकल पावर की एसआई यूनिट होती है डायोप्टर, सिंबल कैपिटल डी। और एक डायोप्टर का मतलब होता है 1 मीटर इनवर्स। एक डायोप्टर का मतलब होता है 1 मीटर इनवर्स। दिस इज 1 डायोप्टर, ये होता है आपका। ठीक है। और ये आगे थोड़ा एक इटैलिक लाइन लिखी हुई है ना, पहले लिखता है 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस whose फोकल लेंथ इज 1 मीटर। अगर फोकल लेंथ 1 मीटर होगी तो पावर 1 मीटर इनवर्स है, उसको 1 डायोप्टर बोल दिया। उसके बाद ये लिखता है पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ ए कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। आप लोगों ने बुक खोल रखी है ना जहां से मैं बोल रहा हूं ये? यस। ठीक है। अब देखिए इसके नीचे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब करेक्टिव लेंसेज इंडिकेटिंग देयर पावर। आप में से अगर कुछ बच्चे चश्मे यूज करते हैं, स्पेक्स यूज करते हैं, तो देखो कभी आप अपनी आंखें चेक करवाते हैं तो वो फोकल लेंथ की बात नहीं करेंगे, वो पावर की बात करेंगे कि कितनी पावर का चश्मा है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 0.1 का, वो पावर की बात करते हैं। तो ये लिखता है ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब करेक्टिव लेंसेज इंडिकेटिंग देयर पावर्स। लेट अस से द लेंस प्रिस्क्राइब्ड हैज पावर इक्वल टू +2 डायोप्टर। भाई इसका भी एक कारण है, आपने देखा है कि जो ऑप्टिशियंस होते हैं वो पावर की टर्म्स में बात करते हैं, और जब आंखें चेक की जाती हैं एक वो फ्रेम सा होता है जिसमें लेंस डाल डाल के देखते हैं ऊपर से। बताओ कभी आई टेस्टिंग हुई है क्या? यस सर। तो एक होलो फ्रेम होता है और उसमें लेंसेज फिट कर करके देखते रहते हैं। ठीक है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक लेंस लगा दिया उसके आगे एक और लेंस लगा दे। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है एक पतला लेंस लगाया उसके आगे एक और पतला लेंस लगाया। तो वहां पावर की बात क्यों करते हैं उसका कारण सुनो, ताकि कैलकुलेशंस ना हो। कारण यह है कि जब भी कभी 2 और 3 लेंसेज इन कॉन्टेक्ट होंगे, 2 और 3 लेंसेज इन कॉन्टेक्ट जब भी होंगे तो जो इक्विवेलेंट पावर होती है उसका फॉर्मूला, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f1 + 1/f2 विद साइन। f1 f2 पॉजिटिव है नेगेटिव है विद साइन, याद रखना है। मतलब ये हमें इसमें पुट करना होता है, ये फॉर्मूला याद रखना। मैंने मिरर में एक फॉर्मूला दिया था m = m1 × m2 × m3, करवाया था ना एक दिन मैग्निफिकेशन में। ठीक है। अब मिरर तो कंबाइन हो नहीं सकते, एक मिरर के आगे एक और मिरर रख दो तो ये मिरर अगले पे रही नहीं जाने देगा, तो वो पिछला मिरर रखो चाहे हटाओ किसी काम का ही नहीं है। लेकिन लेंस कंबाइन हो सकते हैं, एक लेंस के आगे एक और लेंस हो अगर वो कॉन्टेक्ट में है तो आप एक फॉर्मूला याद रखिए जिसकी डिटेल में हम बाद में चलेंगे कि 1/f equivalent = 1/f1 + 1/f2। यहां से सर लेंस सेम टाइप के होने चाहिए ना, नहीं होने चाहिए। मैंने यही बोला कि ऐसा भी हो सकता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप विद साइन रखिए, आप विद साइन रखिए वहां पे, समझ में आया? ठीक है। ऐसा हो सकता है कि लेंस एक पॉजिटिव फोकल लेंथ का हो एक नेगेटिव हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्रोमेटिक डबलेट का नाम लिया था, एक्रोमेटिक डबलेट। उसमें एक पॉजिटिव फोकल लेंथ का था एक नेगेटिव, ताकि इफेक्टिव पावर कैंसिल हो जाए और ताकि वो जो डिस्टरबेंस हो रही थी वो ना हो। अच्छा ये सुनो, अब अगर ऑप्टिशियन फोकल लेंथ की टर्म्स में बात करें, अगर ऑप्टिशियन फोकल लेंथ की टर्म्स में बात करें तो बड़ी दिक्कत आएगी। बार बार वो तो कैलकुलेट ही करेंगे, भाई एक बार मैंने 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ रखी, एक बार 50 रखी, अब एफ इक्विवेलेंट निकालो। पावर के टर्म्स में देखो कितना आसान है, 1/f इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा आपका? P इक्विवेलेंट 1/f1 P1 एंड 1/f2 P2। यानी कि अगर पावर की टर्म्स में है तो बड़ा आसान है, एक लेंस की पावर इतनी, दूसरे लेंस की पावर इतनी, तो टोटल पावर विद साइन आप उनको ऐड कर दो। अगर कोई नेगेटिव है तो घट जाएगा, पॉजिटिव जुड़ जाएगा, इस तरह से। ये चीज इन्होंने क्लियर की है। मोर टू नो जस्ट इसके नीचे दिया है। हाँ भाई बताओ, मिला आपको मोर टू नो? यस सर। इसमें यही बताया है कि ये ऑप्टिशियंस क्यों,
क्या? टेस्ट शुरू होने वाला है। सुनो अब इसमें यही बताया है कि ऑप्टिशियंस क्यों ऑप्टिकल पावर के टर्म्स में बात करते हैं बजाय कि इसके। अच्छा, अब आपके इस टेस्ट के जो सिलेबस में मेरे पास एक बच्चे ने भेजा था, इसके अलावा प्रिज्म और आ रहा है। देखो मैं कह रहा हूं ये चीजें मैं आराम से पढ़ाऊंगा टेस्ट के बाद अभी, क्योंकि हमारा आगे बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, जस्ट हम एंड की तरफ ही हैं। तो ऑप्टिक्स ही आखिरी पार्ट है जो हमें पढ़ना होता है। तो इसके बाद एक आखिरी चीज मैं अभी बताता हूं आपको, प्रिज्म एंड डिस्पर्जन, या डिस्पर्जन क्या होता है वो चीज समझ लीजिए। जस्ट डिस्पर्जन का मतलब आप समझ लीजिए कि भाई क्या होता है। डिस्पर्जन का मतलब है लाइट का स्प्लिट होना। एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, जैसे व्हाइट लाइट है, कई वेवलेंथ वाली लाइट, उस लाइट का स्प्लिट होना किसी मीडियम में एंटर करने पे। स्प्लिटिंग ऑफ अ व्हाइट लाइट और अ पॉलीक्रोमेटिक लाइट, splitting of a polychromatic light on entering a medium from vacuum। ये चीज न्यूटन ने ऑब्जर्व की थी बहुत अच्छे से व्हाइट लाइट के लिए, उन्होंने प्रिज्म लिया था। ठीक है, अभी प्रिज्म की डिटेल हम टेस्ट के बाद पढ़ेंगे। ठीक है भाई, मैं ये उम्मीद करता हूं कि पेपर में आप कम से कम 10 स्कोर तो आराम से कर देंगे 13 में से, बाकी आपके ऊपर है। बिकॉज अभी थोड़ा सा डेप्थ में जाना बचा है, तो उसमें से क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं इन बातों पे डिपेंड करेगा आपका स्कोर। रिफ्लेक्शन में आप सब कुछ कर देंगे, रिफ्रैक्शन में भी आप कर देंगे, प्रिज्म वाला पार्ट हमारा बचा है। लेकिन अगर ज्यादा पार्ट नहीं आया भाई, प्रिज्म पे कितना आ जाएगा, 1 या 2 सवाल आ जाएंगे, तो वो भी क्या पता इन छोटी छोटी बातों पे हो भी जाए आपसे। कोशिश यही करना कि 10 से 13 के बीच में ही स्कोर चले अपना, 10 to 13 इस तरह का रहे। देखो क्या होता है डिस्पर्जन, सुनिए। सपोज यहां से व्हाइट लाइट आई, ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट में कई कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। मैं ब्लू और रेड को कंपेयर करता हूं, मैं ब्लू और रेड को कंपेयर कर रहा हूं, तो ये बताओ रेयरर टू डेंसर जा रही है व्हाइट लाइट की डेंसर टू रेयरर? रेयरर टू डेंसर। ये ग्लास प्रिज्म है, रेयरर टू डेंसर, तो किधर बेंड होंगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन ब्लू और रेड में से एक ज्यादा बैंड होगी और एक कम बैंड होगी। रेड कलर ज्यादा बैंड होगा और जो ब्लू कलर है ना, रेड कलर कम बैंड होगा और जो ब्लू कलर है वो ज्यादा। अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा एक लेंस है, किस कलर को ज्यादा कन्वर्ज करवा रहा है? ब्लू को। तो यहां प्रिज्म आ गया तो किसको ज्यादा बैंड कर देगा? ब्लू को। वो सेम कॉन्सेप्ट, वही कोची फॉर्मूला और उस तरह से। ठीक है, तो अब अगर आप बाहर देखोगे तो ये कलर सेपरेट हो जाएंगे और ये स्पेक्ट्रम सा मिलेगा विबग्योर यूं फैला हुआ, ये रेड, ये ब्लू, और इस पे पूरा ही आपको एक स्पेक्ट्रम मिलेगा विबग्योर, इस तरह का पैटर्न मिलेगा। अब डेविएशन कितना हुआ वो कलर टू कलर अलग अलग है। डेविएशन कितना हुआ वो कलर टू कलर अलग अलग है। ये तो है डेविएशन इन रेड कलर और ये वाला है डेविएशन इन ब्लू कलर, वॉयलेट का और भी ज्यादा होगा। इन सब के फॉर्मूले वगैरह हम पढ़ेंगे। प्रिज्म आपके एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, यहाँ पे नहीं है ना शायद, जहां तक मैंने देखा है इस बुक इस चैप्टर में। कहाँ पे है? अगले चैप्टर में। अगले में है, इसमें नहीं है। मतलब कोई बात नहीं, मैं इस चैप्टर को देख रहा था, इसमें नहीं है, अगले चैप्टर में था। तो हम एक टेस्ट आपका लेंगे, जैसे भी मैं लूंगा मैं आपको बता दूंगा। पहले आप अपने कल की टेस्ट की तैयारी कर लो। ठीक है, कल टेस्ट के बाद, कल टेस्ट कितने से कितने बजे तक है? टेस्ट कितने से कितने बजे तक है? नहीं पता? ठीक है ठीक है, तो उसके बाद एक आधे घंटे का एक टेस्ट फिजिक्स का आप देंगे। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।